You were conspicuous by your absence जब ये यूएन असेंबली थी, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। फिर हमें इत्तला मिली कि आपको इसलिए नहीं गए कि आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप यहाँ रहें और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इसको रिजॉल्व करें और वो करें। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। ये बताएं, ये हर चीज़ में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। जितनी टाइमिंग से जुडिशल रिफॉर्म्स की हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो लग रहा है कि सारी रिफॉर्म्स अब इसलिए कर रहे हैं कि बस किसी तरह फ़ायज़ ईसा साहब को हम या यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, या जो एक आप बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट, उसका सीजे बना दें और ये सारे फैसले आएँ और ये लॉज ऐसे चेंज हो जाएं कि आप अपनी मर्ज़ी की 2/3 मेजॉरिटी ले सकें जो आप नहीं ले सकें। तो ये बताएं, आप जो मसले हल कर रहे हैं तो अब क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मालिक साहब, मैं क्यों नहीं गया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में? वो ऑब्वियसली सिर्फ जो आप एक जुडिशल रिफॉर्म की बात या एजेंडे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो नहीं है। अगले करीबन 2-2.5 हफ्ते में 3 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल विजिट्स पाकिस्तान हो रही हैं। एक तो कल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ, 2-3-4 पाकिस्तान की विज़िट है। उसके बाद 14 को चाइना के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं, वो बायलैटरल विज़िट है। 15-16 मल्टीलैटरल SCO शंघाई कॉरपोरेशन की पाकिस्तान में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट होने जा रहा है। 1997 के बाद ये पहला समिट है। जो कहते थे पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, वो उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं है, पाकिस्तान हैज़ इट्स रेलेवेंस। तो ये सारी चीज़ें थी और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वजह नहीं थी। वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए यही था कि या प्राइम मिनिस्टर जाएँ या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाएँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे कहा कि आप फिर अटेंड कर लें। माजी में भी हुआ है, लेकिन उनका जाना ज़रूरी था मेरे नज़र में, एंड आई कन्विंस्ड हिम कि आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनकी ऑलरेडी बायलैटरल मीटिंग्स हेड्स ऑफ स्टेट के साथ कईयों के साथ ऑलरेडी फिक्स कर चुके थे। तो वो नेचुरली अगर वो ना जाते तो वो मीटिंग्स वुड हैव बीन पाकिस्तान लॉस। तो ये बैकग्राउंड है। जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में जो 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि हम सबको ये देखना चाहिए सबसे पहले वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कि जी गवर्नमेंट को क्या होगा, अब इसका अब क्या यानी आउटकम होगा। पहले देखें कि कानूनी और आइनी तौर पे क्या चीज़ ठीक है। मेरा ख्याल है कि कानून के ईयर 1 का जो स्टूडेंट है उसको भी अगर आप पूछें, आप लोगों ने भी उसमें हिस्सा डाला कि 63A का जो इट वाज री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने आइन को दोबारा लिखा और क्या यानी ये कहा कि भाई आपने वो गलती नहीं आपको करने दी जा रही जिसकी वजह से आपने डिस्को। और दूसरा ये भी हो सकता है आप एक पार्टी के साथ हैं, आप जेन्युइनली फील करते हैं कुछ 4 चीज़ों पे था। अगर आपको याद हो पहले 3 चीज़ें थी, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके अलावा फाइनेंस बिल। ये हमने 18वीं तरमीम में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी डाली थी, पहले नहीं होती थी, ये 2010 के ऑनवर्ड्स है। अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि भाई ये मेरी जो पार्टी है ये काम इस चीज़ में नहीं ठीक कर रही, तो ही और शी शुड बी अलाउड कि जी मैं अपना ज़मीर का बोझ हल्का करूँ, मैं सही वोट दूँ। अगर मेंबरशिप जाती है उसको भी पता हो मेंबरशिप जा रही। तो ये जो बात है 63A वाली, ये तो बड़ी सिंपल है कि चूँकि अब रिव्यू शुरू हो गया है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ को भी पूछेंगे, कहेगा ये गलत हुआ है। और बहुत ज़्यादा मीडिया ने भी उस वक्त कहा कि इट्स री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब आ गया मामला कि जी जो कमेंट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो मेरे नज़दीक तो एज ए लेमैन या स्टूडेंट ऑफ लॉ बड़ा सिंपल है कि वो नहीं हो सकता। आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। और 63A की वो स्पिरिट भी नहीं है जो कुछ हुआ है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख लिए।